नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग लगातार टीटीपी कर रहा है और अब मुनीर की सेना पर यही टीटीपी भारी पड़ती हुई नजर आती है। खबरें हर दिन आ रही हैं कि टीटीपी के लड़ाकों ने पाक सेना की चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। कई सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। वीडियो जारी करके टीटीपी ने बाकायदा सबूत भी दिए। बीती रात भी टीटीपी ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने 25 और पाक सैनिकों को मार डाला। ये सब कुछ तो ये कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। अब टीटीपी के कमांडर ने पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर को चेतावनी दे दी है। टीटीपी कमांडर काजिम की मुनीर को खुली धमकी देते हुए नजर आ रही है और कहा है कि अगर तुम मर्द हो तो सामने आकर लड़ो। टीटीपी ये भी कहती है कि आम सैनिकों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं पाक। बड़े अधिकारियों को युद्ध के मैदान में भेजे पाक। काजिम पर पाक सेना ने 10 करोड़ का इनाम तक घोषित कर रखा है। मुल्ला मुनीर को टीटीपी की चेतावनी किस रूप में है? काजिम पर पाक सेना ने जो एक बड़ी राशि एक तरह से जारी कर रखी है। काजिम की मुनीर को सीधे सीधे खुली धमकी है और आम सैनिकों को मौत के मुंह में मत भेजो। उनका कहना है कि अगर हिम्मत है तो बड़े अधिकारियों को युद्ध के मैदान में भेजो। अब ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है और यही टीटीपी, वही टीटीपी जिसे पाकिस्तान ने एक तरह से पाला पोसा, सींचा, बोया, बड़ा किया और ये माना जा रहा था कि एक तरह से वो पाकिस्तान की कठपुतली बनेगा, लेकिन वही टीटीपी और वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बनते नजर आते हैं। इसीलिए तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल आतंकवाद को पनाह देने वाले पाक खुद क्या अब शिकार हो रहा है? पाकिस्तान में कट्टर ताकतें सरकार से ज्यादा मजबूत हैं। टीएलपी टीटीपी को पाकिस्तान की आवाम का समर्थन क्या हासिल है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार खड़े होते हैं। टीटीपी की ललकार, पाक सेना सावधान, ये बात बार बार कही जा रही है। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ में जल्द ही जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ में जल्द ही दक्षिण एशिया विशेषज्ञ महमद औजतुर्ग हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। पीईएफ के अध्यक्ष हुमायूं इकबाल शमी हमारे साथ में पाकिस्तान से जुड़ेंगे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी पाकिस्तान से हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। जल्द ही उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल संजीत सिरोही जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका रुख करते हुए मुझे जरा सर ये समझाने की कोशिश कीजिए कि यही टीटीपी अब किस रूप में पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ती नजर आती है, क्योंकि टीटीपी एक एक करके लगातार बड़ी चेतावनियां पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को दे रही है। नैना जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो है धन्यवाद देता हूं। आपने अपने चैनल पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। जय हिंद। देखिए नैना जी, प्रॉब्लम ये है कि ये जो टीटीपी है ये पाकिस्तान ने इसको नजरअंदाज करके रखा था बहुत दिन तक, लेकिन 2024 में अगर आप देखें तो केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में वायरस बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक साल के अंदर ही 1600 लोग जो है मारे जा चुके हैं, जिसमें 680 या 690 तो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी हैं और तकरीबन 60,000 मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किए जा चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ में। और पूरे अगर पाकिस्तान को आप देखें तो 94% जो है टेररिज्म वहां पे है और उसमें से 63% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आज के दिन सरदर्दी है वो बलूचिस्तान नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी है उनका जो कनेक्शन है वो अफगान तालिबान के साथ है और इसको हमको समझना चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि टीटीपी को अफगान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं। जब रशिया ने 1980 में अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और जब 2001 में अमेरिका ने हमला किया तो उस समय ये जो तालिबान थे ये वहां से अफगानिस्तान से निकल के जो ये ट्राइबल एरियाज जो हैं पाकिस्तान के, यहाँ पे आके उन्होंने अपना ऑपरेट करना यहाँ से शुरू किया और इनकी मदद के लिए टीटीपी इनकी मदद करती थी और टीटीपी इनको पूरा सपोर्ट करती थी। मदद ही नहीं, टीटीपी इनके साथ जाके अमेरिकन के साथ लड़ती हुई थी। तो इनका रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं कि हम टीटीपी से बात नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ा
जो गलती है वो यही है, उनको टीटीपी से बात करना चाहिए, टीटीपी की क्या डिमांड है उनको समझना चाहिए, और अगर वो डिमांड पूरी की जा सकती है और शांति बरकरार करी जा सकती है तो उन डिमांड्स को मानना चाहिए। और डिमांड क्या है नैना जी? सबसे पहले वो कहते हैं कि जो फाटा था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, जो कि 2018 से पहले रावलपिंडी से कंट्रोल होता था या इस्लामाबाद से, पर ज्यादातर रावलपिंडी से होता था क्योंकि आर्मी उसको कंट्रोल करती थी। 2018 में उसको खत्म कर दिया और वो के खैबर पख्तूनवा के साथ उसको मिला दिया। तो उनकी डिमांड ये है कि 2018 से पहले जो अरेंजमेंट थे वही अरेंजमेंट दोबारा होने चाहिए। दूसरी उनकी ये शर्त है कि जो ट्राइबल एरियाज है, जो 7 ट्राइबल एरिया जिसमें महसूद और वजीर सबसे ताकतवर है, वहां पे जो शरिया लॉ लगाना चाहिए। और तीसरी उनकी डिमांड ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे अत्याचार कर रहे हैं उन सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से हटाना चाहिए। तो ये 3 डिमांड है और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को उनसे बात करनी चाहिए। बार बार इस चीज को कभी अफगानिस्तान को ब्लेम करना, कभी भारत को ब्लेम करना, और जिस जगह एक साल में 1600 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं जिसमें से 690 जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की है, तो ये बहुत सीरियस चीज है। और इसको पाकिस्तान को बजाय जो ब्लेम गेम खेलने की, पाकिस्तान को इसको जो है बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और टीटीपी से बात करनी चाहिए। नैना जी। बिल्कुल सर, बातचीत का, लेकिन क्या अभी बातचीत का रास्ता खुला है? जिस रूप में, वही बात है कि बातचीत आखिर किससे की जाए? तालिबान से, वहां की सरकार से, तालिबान कमांडर से? क्योंकि बार बार एक बार यही कहा जाता है कि तालिबान खुद ही इतना ज्यादा खंड खंड हो चुका है और टारगेट पे टारगेट लगातार किया जाता है, और वही तमाम बड़ी चुनौतियां जो हैं बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ में अन्य खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। जल्दी से आपको एक बार फिर से मिला देती हूँ। संजीत सिरोही जी तो हमारे साथ में हैं ही, साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। मेहमत ओजतुर्क जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि दक्षिण एशिया की समझ को बहुत बखूबी बारीकी से जानते हैं और उसकी विशेषता रखते हैं। हमारे साथ में पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी इस दौरान मौजूद हैं हमारे साथ में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेहमत ओजतुर्क जी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ। सर, पहले ही हमने बहुत क्योस, बहुत टेंशन लगातार देखा है, खासतौर से एशिया की कुछ कुछ इलाकों में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो टसल है वो वैसे बहुत पुरानी अदावत है, लेकिन अभी पिछले कुछ वक्त से, पहलगाम अटैक के बाद में, अब और भी ज़्यादा ये कहा जाए कि वो खाई और ज़्यादा डीप हो चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, वो ही उसके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती है। वो जो साथी थे जिन्हें पहले तालिबान को अपना बनाया, वही तालिबान अब मुसीबत का सबब बन गया है। सर, इस पूरी सिचुएशन को किस रूप में देखते हैं, खासतौर से एशियाई लिहाज से? ये क्या कितना चैलेंजिंग है फिलहाल? बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने की फुर्सत देने के लिए, और अपने मेहमानों को भी मेरा सलाम है। मेरा ख्याल में अभी एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, तो उसके सिलसिले में ये शायद अकेला पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि ये अफगानिस्तान और इंडिया के लिए भी एक अच्छा बात है, क्योंकि एक बॉर्डर पर, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद कतर और तुर्की के जो कोशिश हुआ और एक सीजफायर साइन हुआ, और अभी 25 अक्टूबर में इस्तांबुल में एक पीस नेगोशिएशन होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, और शायद इसमें टीटीपी की शायद एंगेज करने के लिए कुछ कोशिश हो सकता है, क्योंकि आपकी मेहमानों को भी पता होगा इमरान खान के ज़माने में भी ऐसा एक मुश्किल था, और उसमें एक टीटीपी के साथ एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गया। आपकी मेहमान की तरह मैं भी सोचता हूँ कि पाकिस्तान को टीटीपी को एंगेज करना चाहिए, और उससे जैसा हम तुर्की में हमारा ये पीकेके जो टेररिस्ट तंजीम है, उनमें से एक पीस प्रोसेस इधर शुरू हुआ, इसी तरह की एक प्रोसेस उधर भी शुरू हो सकता,
और जैसा कि आपकी मेहमान, आपकी जो गेस्ट बताया, उनकी 3 डिमांड से, तो उसी सिलसिले में इसे तुर्की इस्तांबुल में होने वाला पीस कॉन्फ्रेंस में इसी मसले में शायद नेगोशिएट किया जा सकता है। सर, लेकिन एक तरह से हमने देखा था अभी रिसेंटली बाकायदा सीज फायर को लेकर कोशिशें भी की गई और कतर में लगातार तुर्की के सपोर्ट के साथ में ही एक तरह से नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ये कहा जाए कि फ्रूटफुल नज़र नहीं आता, क्योंकि जैसे ही सीज फायर ओवर होने का टाइम हुआ, तालिबान की तरफ से अटैक पाकिस्तान पर किया गया, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया। तालिबान कहता है कि शुरुआत पाकिस्तान ने कही, टसल तो अभी भी बनी हुई है। सर, इन पूरी सिचुएशन को लेकर आपको ऐसा लगता है कि एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेरर का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्या इन पूरी सिचुएशंस के साथ में? मेरा ख्याल में अभी नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया की मीडिया में भी है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की वो बॉर्डर गेट है उसको खुल दिया है। ये इसकी मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं, और मेरा ख्याल में इस्तांबुल में होने वाला जो अभी जो सीज फायर था वो पहले 48 आवर्स के लिए था, और फिर दोहा के जो नेगोशिएशन खत्म होने पर तक वो लंबा कर दिया गया, और अभी सीज फायर ऑर्डर है। इसी किस्म की जो मशाकिल में कुछ वायलेशंस हो सकता, लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस अभी बॉर्डर पोर्ट खुलने के बाद वो नॉर्मलाइज हो रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है सर, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम इसे देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसी भी सेना या किसी भी देश पर अगर कोई भी हमला होता है या फिर अगर कोई लड़ाई होती है तो वहाँ पर वहाँ की जनता, वहाँ के सैनिक सीधे सीधे प्रभाव का जो है उन पर पड़ता है। सज्जाद बुखारी का मैं रुख करना चाह रही हूँ, लगातार वहाँ से स्थिति को तमाम रूप में देखते रहे हैं। सज्जाद, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए, टीटीपी का जो कमांडर है उसकी तरफ से पाकिस्तान की सेना को ये जो बड़ी धमकी है उसे किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि लगातार ये पहला ऐसा मौका नहीं है, ये वही कमांडर है जिस पर बाकायदा पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो है वो बड़ी राशि इनाम के तौर पे भी रखी गई है। कमांडर काजिम सीधे सीधे जो सेना प्रमुख है उन्हें धमकी दे रहे हैं। सज्जाद। नैना, बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है तमाम पैनलिस्ट को। सबसे पहले आपने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था तो आपके पैनलिस्ट ने हमारी जो नैरेटिव था उसको भरपूर अंदाज से उन्होंने बिल्ड किया, रिप्रेजेंट किया, उसकी भरपूर अंदाज से नुमाइंदगी की, तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने खुद ही बता दिया, 80s के अशरे का जिक्र कर दिया, फिर तालिबान और टीटीपी के दरमियान जो रवाबित हैं, चाहे वो आइडियोलॉजिकल रिलेशंस हों या अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस हो, तो उसको उन्होंने खुद भी साबित कर दिया। और हम मुतादिद बार ये कह रहे हैं और कहते भी रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो टीटीपी जहाँ पर उसके अड्डे मौजूद हैं, जहाँ पे उसके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, तब तक तो हम बर्दाश्त करते रहे। और वो ये कहते रहे, अशरफ गनी भी यही कहते रहे मुतादिद बार, हामिद करजई और उनके मुख्तलिफ सदूक कहते रहे कि हमारी वहाँ पे रेट नहीं है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी इश्यूज हैं, हम भी जानते हैं। बल्कि इवन के उनके फॉल ऑफ काबुल के बाद जो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे, जिसमें $10 बिलियन से ज्यादा तो यूएस में फ्रीज हुए थे, तो उसकी सारी डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान ने की थी। और हम यही कह रहे थे कि उनका मसला ये है कि उन्होंने सज्जाद, आपके नेटवर्क में कुछ कनेक्टिविटी में कुछ इशू है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कराती हूँ। यही सवाल लेकर मैं इकबाल शमी का रुख करना चाह रही हूँ, पीईएफ के अध्यक्ष हैं। इकबाल शमी जी, ज़रा समझाइए कि टीटीपी कमांडर काजिम सीधे सीधे मुनीर की सेना को धमकी दे रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई अगर तुम मर्द हो तो सामने आकर लड़ो। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये तो सिर्फ एक तमाशा है, तालिबान के आगे कहीं टिकती नहीं है मुनीर की सेना, पाकिस्तान की सेना। इसका तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। वैसे ये जो वहां पे तो कई कमांडर हैं, कोई पता नहीं तालिबान में कितने कमांडर हैं। अच्छा। और वो खुद आपस में भी लड़ते रहते हैं। अच्छा। बाकी रह गया ये मसला कि वो धमकी देते, धमकियां तो देते रहते हैं। आपकी मोदी सरकार कम धमकियां देती रही है, तो पाकिस्तान इन धमकियों की परवाह नहीं करने वाला। पाकिस्तान के अधिकारियों ने तो काजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा कर रखी है।
10 करोड़ समझ रहे हैं आप? हो सकता है, वो कमांडर हैं, कई किस्म के कमांडर हैं वहां पर, लेकिन हमें इनकी कोई परवाह नहीं। और दूसरी बात है कि वो कहते हैं मर्द आके सामने आके लड़ो। टीटीपी ने किसी जगह भी मर्दों की तरह मुकाबला किया है? ये तो गारों में छुप के वो कानवाए जा रहा है, वहां पर कोई आईएसडी लगा दी, किसी जगह उन्होंने वहां पे बम फाड़ दिया, सामने आके ये लड़ने के काबिल नहीं। ये तो कुत्तों की तरह मार रहे हैं पाकिस्तानी उनको। अब उनको पता लग गया ये अपनी औकात। अब तालिबान के लिए मसला ये बन गया है कि ये टीटीपी जो है ना, तालिबान जो इस वक्त अफगानिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं ना, उनके लिए मसला बन चुका है। वो अब इनको खत्म करना चाहते हैं, और वो खत्म करना शुरू कर दिया उन्होंने इनको, इसलिए कि उनकी अफगानिस्तान की अपनी सालमियत जो है वो खतरे में पड़ चुकी है इस वजह से। मैं एक हमेशा से बात करता हूँ, पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि अफगानिस्तान का होता ये है कि अफगानिस्तान में जब भी किसी हुकूमत की, वो एक मुहावरा है, एक उर्दू में मुहावरा चलता है कि जब वो गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जब अफगानी जो कोई हुक्मरान वहां का जो आता है, और जब उसका वक्त खत्म होने लगता है तो हिंदुस्तान की तरफ भागता है। ये सरदार दाऊद के वक्त से हो रहा है। वो उसके बाद वो बचता नहीं वहां पर। अभी ये तालिबान वाला मुत्तकी साहब आया यहाँ पे, बड़ा उसका इस्तकबाल हुआ कि पता नहीं क्या चीज आ गई है, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने हरकत की, और हरकत करने के बाद अब उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो उसकी शाहरग है, अफगानिस्तान की शाहरग जो है वो पाकिस्तान के पास है। यहाँ से तो सारा सामान इधर से जाता है, उनकी सारी लाइन उधर से है, और उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब वो परेशान हो चुके हैं, वो खुद चाहते हैं कि टीटीपी को पाकिस्तान एलिमिनेट कर दे, इसलिए वो खामोश हैं। अब पाकिस्तान जो है वो कर रहा है, लेकिन क्योंकि अब वो दोहा की एक चीज आ चुकी है पाकिस्तान के लिए कि दोहा में पाकिस्तान एक कमिट कर चुका है कि वो एक सीज फायर करेगा, तो पाकिस्तान वो सीज फायर में फिलहाल एंगेज है। अगर वो उन्होंने फिर इसको वायलेट किया तो पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया कि हम तो नहीं छोड़ेंगे आप इनको। तो ये सूरत हाल है। बाकी धमकियां शमकियां आप छोड़ दें चीजों को, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की धमकियों की परवाह नहीं की, तो ये इस किस्म के चूहों की क्या बात करनी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सिरोही जी। धमकियां शमकियां जो हैं वो तो बहुत मिलती रही हैं, ऐसा इकबाल शमी कह रहे हैं। हालांकि इसी तरह की बड़ी गीदड़ भपकियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार दी जाती रही हैं। वेल, मैं आपसे ज़रूर ये समझना चाह रही हूँ सिरोही जी कि आखिर अगर, क्योंकि भले ही देखिए बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर, हुमायूं इकबाल शमी कह रहे हैं कि भाई आखिर कौन है कमांडर कासिम, हम तो जानते नहीं है, नाम भी नहीं सुना, बेकार नाम सुने। पाकिस्तान की यहाँ पर सेना सरकार की तरफ से 10 करोड़ का इनाम घोषित किया सकता है क्या? नैना जी, शमी साहब जो बोल रहे हैं मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि जो कमांडर है जिसके ऊपर पाकिस्तान हूथी का 10 करोड़ रुपए इनाम रखा गया है, और अगर शमी साहब को उसके बारे में भी पता नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसे कमांडर तो आते रहते, तो मेरे को लगता है कि फिर पाकिस्तान सरकार ने गलती करी है 10 करोड़ रुपए का उनके ऊपर इनाम रख के। वो तो किसी काबिल ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो वो कह रहे हैं कि जी ये तो कोई छोटी मोटी चीजें हम कर देंगे, मैं ये पूछता हूँ, एक साल में पिछले साल जो 1600 लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए, क्या वो छोटी हरकत थी? जिसमें से 690 सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, क्या वो छोटी हरकत थी? जब इतनी बड़ी कैजुअलिटीज हो रही है, इतना वायलेंस हो रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप उसको ये कह सकते हैं कि जी टीटीपी क्या है, टीटीपी को तो हम बर्बाद कर देंगे, टीटीपी तो छुपके से हमला करती है। ऑब्वियसली टीटीपी जो है पाकिस्तानी फौज की तरह जो है पूरी ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हो। टेररिज्म में हमेशा गुरिल्ला वॉरफेयर होता है। टेररिज्म में कभी कोई खुल के नहीं आता, वो चोरी छुपे आता है, अपना काम करके चला जाता है। नंबर दूसरी चीज ये है कि अगर पाकिस्तान आर्मी इतनी सतर्क है तो ये टीटीपी वाले इतनी आसानी से कैसे दुरंत लाइन पार करके पाकिस्तान में आ जाते हैं? अगर जैसे ये कह रहे हैं कि ये तो वहां अफगानिस्तान वाले इनको पालते हैं, अफगानिस्तान वाले इनको यहाँ भेजते हैं, तो इतनी आसानी से इतने ज्यादा एक दिन में 24 घंटे में 12 अटैक करते हैं और 12 अटैक करके वापस चले जाते हैं। इसका मतलब टीटीपी के आदमी जो हैं वो वहीं पे ट्राइबल एरिया जो हैं वहीं पे छुपे हुए हैं, वहीं से अटैक करते हैं, वहीं से फिर जो आम पब्लिक में मिल जाते हैं। तो इन चीजों को जब तक ये इस चीज को सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि छोटे मोटे कमांडर हैं, तो इस चीज का हल नहीं निकलेगा। इस चीज का हल सिर्फ इसी चीज में है कि टीटीपी से बात करनी चाहिए और जो उनके मसले हैं उनके ऊपर बात करें, और अगर उनको सॉल्व किया जा सकता है
पाकिस्तान के हित में, तो उनको सॉल्व करना चाहिए। आ रही हूँ इकबाल शमी, मैं सज्जाद का रुख करूँ, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर यूकी देवनाथ जी का रुख करना चाह रही हूँ। यूकी देवनाथ जी, भले ही ये कहा जा रहा है कि भाई आतंकी खासतौर से जो तमाम गतिविधियां हो रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर, और पाकिस्तान से ही हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़े हैं इकबाल शमी, वो कह रहे हैं कि भाई जो धमकी दे रहा है टीटीपी कमांडर कासिम कौन है? शायद वो ये भूल गए कि हाल ही में जो कई बड़ी घटनाएं हुई उन्हीं के पाकिस्तान की सेना के आर्मी को टारगेट करते हुए उनके काफिले को टारगेट किया था और सैन्य अधिकारियों को टारगेट किया था। और आपको लग रहा है कि ये जो तमाम चुनौतियां हैं या फिर ये जो धमकियां दी जा रही हैं वो वाकई में सीरियस है और इसे एक अलग मोड़ देते हुए नजर आएंगे? नैना जी, कहा हुआ था कि मर्ज का इलाज तभी कर सकते हैं अगर पहले ये मान लिया जाए कि एक मर्ज है। जो बीमार आदमी ये बोलता रहेगा कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, तो आप कैसे उसका इलाज शुरू कर सकते हैं? मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से यही बोलना चाहता हूँ हमेशा कि हम भी उम्मीद करते हैं कि टीटीपी के बीच में और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो टेंशन है वो काबू में आ जाए, ठंडा हो जाए आस्ते आस्ते। इसके लिए एक ही तरीका है जो कि हम सब जानते हैं। आप तुर्की की बात कर लिए, वहाँ से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में कम से कम 20 या 25 जगह पे इस तरह से स्कर्मिश चल रही हैं। भारत में हमने हमारे प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया, मैं पहले उसको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तानी भाई भी सुन लेंगे। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमें दिक्कत थी, नक्सल एरियाज में हमें दिक्कत थी, हमें खालिस्तान में दिक्कत थी। हमने सबसे पहले बातचीत की, उनके जो छोटी छोटी मांगे थे उनको मान ली। आमतौर पर जब भी ट्राइबल एरियाज में, आप भारत की बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले उनकी पहली डिमांड ये होती है कि थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दो और सेंट्रल फोर्सेस को उनके ज्योग्राफिकल एरिया से दूर रखो। हमने भारत में कई बार ये माना और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसका बहुत बड़ा फायदा भारत में हुआ। हमने क्या किया कि जहां ट्राइबल एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में दिक्कत थी, वहां पर जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर था उसका पूरा गवर्नेंस उन्हीं ट्राइबल लोगों के हाथ में सौंप दिया। और तो और वहां पर जो लोकल पुलिस थी, स्टेट की पुलिस थी, उसी में भी किनको रिक्रूट किया गया? लोकल गांवों से, लोकल कस्बों से हमने वहां पुलिस को रिक्रूट किया। इसका बहुत ही बड़ा एक अच्छा असर ये हुआ कि पुलिस जब दूर दराज के गांव में जाती थी या अभी भी जाती है, लोकल लोग पुलिस को या पैरामिलिट्री के भी जो ट्रुप्स हैं, जैसे मैं बताता हूं, आसाम राइफल्स को हमने रेज किया है, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन लोकल लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो जब आसाम राइफल के ट्रुप्स नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं गांव में, तो गांव वाले उनको अपना समझते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, आईएसआई है, वो भी टीटीपी के जो लड़ाकों का जो कोर एरिया है वहां से ही एडमिनिस्ट्रेशन करने का मौका वहां के जो वॉरलॉर्ड्स हैं, जी सर, वहां के जो कबायली लीडर हैं, उनके हाथ में सौंप देगी। आप देखिए, यह महरम का काम करेगी। सर, लेकिन कबायली लीडर्स जो हैं, ये जो टीटीपी कमांडर जो कासिम है, ये भी कबायली लीडर ही है, और ये इसी कबायली लीडर ने ही एक तरह से पाकिस्तान की सेना के नाक में दम कर दिया है। और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार की तरफ से बाकायदा कासिम पर 10 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया गया। 10 करोड़ समझ रहे हैं आप क्या कितनी बड़ी कीमत होती है? मैं आती हूँ सर, दोबारा मैं सज्जाद बुखारी का रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद, यही सवाल कि क्या ये बड़ा चैलेंज एक तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? आप उस समय बात कुछ कह रहे थे, अधूरी रह गई थी ड्यू टू नेटवर्क। जी नैना, मैं ये कह रहा था कि आपने हमारी जो है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो है, ये आज का जो आपका कंटेंट है, ये हमारी नैरेटिव को ही बिल्ड कर रहा है और उसको तकवीयत बख्श रहे हैं आपके तमाम एनालिस्ट। और ये खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और यानी अफगान हुकूमत का और टीटीपी का आपस में गठजोड़ है। साथ में जो है वो हमारे लोगों के बारे में भी बता रहे हैं कि 1600 लोग जो है हमारे इसमें शहीद हो चुके हैं, जिसमें 650 के करीब इन्होंने आदाद शुमार बताए कि उसमें हमारे जो है आर्म फोर्सेस के लोग जो है वो भी शहीद हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एतराफ कर रहे हैं कि टेररिज्म हो रहा है। तो हम तो विक्टिम्स हैं, जो विक्टिम्स होते हैं उनको आप टेररिज्म की बात करते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि अब तक जो डेवलपमेंट हुई है, या हमारा सीज फायर हुआ है, तो एक तरफ आप टेररिज्म का एतराफ कर रहे हैं कि हम टेररिज्म के विक्टिम्स हैं, हम भुगत रहे हैं उसको, दूसरी जानिब हम पे इल्जाम भी लगा रहे हैं, और तीसरी तरफ आप उनको टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर रहे हैं, और चौथी तरफ जो है आपके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं कि हमारा सीज फायर क्यों हो गया है।
देखिए हमारा सीज फायर हुआ है और आपके पास गलत मालूमात है। सीज फायर के लिए टीटीपी ने खुद रुजू किया, तालिबान ने, बिलखुसूस तालिबान हुकूमत ने रुजू किया, क्योंकि दोहा हमेशा से जो है वो सालिसी का मरकज रहा है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नहीं, बल्कि इससे पहले नेटो और अफगानिस्तान के दरमियान, इसी तरह हमास और इसराइल के दरमियान भी उन्होंने एक अच्छी मेडिएशन की है। तो कतर जो है वो हमारा एक इस्लामिक ब्रादर मुल्क है, तो हम उसके साथ अपने ताल्लुकात जो है उसको बहुत गहरी निगाह से देखते हैं और बड़े उस पे हमें हम उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप लोगों को क्या पेट में मरोड़ पड़े हुए हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? अगर हमारे यहाँ पीस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, हमारे यहाँ अगर एक प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है, हम दहशतगर्दी के नासूर को खत्म कर सकते हैं। हमने आपके नासूर को कैसे खत्म किया? देखें आपकी प्रॉक्सीज का हमने कैसे कला कमा किया। अरे सज्जाद बुखारी, यही एक बीमारी है, पता है। मैंने आपसे ऐसा कोई सवाल भी नहीं पूछा, लेकिन वही कहती हूँ ना, एंटी इंडिया सिंड्रोम से ग्रसित है फिलहाल आप और आपकी यहाँ की जो सेना है वो एंटी इंडिया सिंड्रोम से ग्रसित है। मैंने नॉर्मली आपसे सवाल पूछा, लेकिन आप इसमें कहाँ से कहाँ, भाई ये बात तो लगातार खुद तालिबान की तरफ से कहा जाता रहा है कि उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान की सेना को मारा है। वो तो खुद कह रहे हैं, आपकी तरफ से भी कहा गया है कि आपकी पाकिस्तान की सेना जो है डैमेज हुई। आप पहले कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। हमने भी वही बात बोली, यही तो बात लगातार टीटीपी और तालिबान के लड़ाके कह रहे हैं कि हमने यहाँ की चौकियों को कब्जे में लिया, हमने वहां पे लोगों को मारा, हमने उन्हें टारगेट किया। वही बातें, देखने का नजरिया बदल जाता है। किसी के पेट में मरोड़ नहीं होती, सबसे ज्यादा दिक्कत पाकिस्तान और आप जैसे लोगों को होती है। जब शालीनता से बात करें तो आप उसमें एक अलग नैरेटिव, अलग एंगल लेकर जाने की कोशिश करते हैं। वही है ना, खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, हर चीज के दो पहलू हैं। अब वही है कि ग्लास में कितना पानी, आधे को खाली नजर आएगा, आधे को भरा नजर आएगा। अब आप उसमें हर चीज को एक अलग रूप में देते हुए नजर आते हैं। वेल, अगर बात में सीज फायर वायलेशन की बात करती हूँ, पहले आपने कहा कि सीज फायर जो है, सुनिए जरा, सीज फायर की आपने बात की। अरे भाई साहब, मैंने जो सवाल पूछा था आप उसको उल्टा पुल्टा कर चुके ना, तो मैं आप ही को काउंटर कर रही है ना नैना जी, आप होस्ट हैं, आप तज्जिया पेश कर रही हैं। हमने आपके एनालिसिस नहीं सुनना, आपके सवाल सुनने हैं। जी नहीं, अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो मुझे आपको एनालिसिस भी आपको सुनना पड़ेगा। आप यहाँ पे चीजों का जो काम है, आप तो बड़े बड़े अच्छे पत्रकार हैं, पाकिस्तान के आप समझते हैं। तो यस, आप एक अलग नैरेटिव अगर पेश करने की कोशिश करेंगे ना, तो यू शुड लिसन ऑल्सो। जरा मैं यूके देवनाथ जी को ही समझने की जाने की उन्हीं से कोशिश कर रही हूँ। सर, वही सीज फायर की बात जो बार बार सज्जाद बुखारी कह रहे हैं, जो पहला एक लेवल था सीज फायर का, हमने देखा था वो किस रूप में, जैसे ही सीज फायर का एंड होने लगा, पाकिस्तान की तरफ से एक और बड़ा अटैक हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर से एक बड़ी सिचुएशन नजर आती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो वो हैं दोनों प्रमुख आमने सामने बैठते हैं, और उसके बाद में बात होती है, डोरन लाइन पे बात होती है, अफगानिस्तान वहां पे ही दरकिनार कर देता है और अपनी शर्तों के साथ में वहां पे सिचुएशन हो जाती है कि भाई डोरन लाइन की बात नहीं होगी, ये काल्पनिक है। तो वहां पर ही एक तरह से बैक स्टेप हो जाता है पाकिस्तान तो, और यहां पे बैठ के एक अलग नैरेटिव सज्जाद पेश करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ नैना जी, मैं हमेशा ऐसे मामले पे सोल्यूशन की तरफ ज्यादा वजूद दूंगा। मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान और टीटीपी के अंदर इस झड़प को खत्म करना है, दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो पाकिस्तान की जो सरकार है, आर्मी है, उसको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, सीज फायर के बाद भी छोटे मोटे हमले होते रहते हैं किसी भी गुरिल्ला या आतंकवादी संगठन से। दुनिया में जहाँ पे भी गुरिल्ला फाइट करते हैं, उनका कमांड एंड कंट्रोल बहुत ही, ऐसा तो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी तो होती नहीं है ना जी। तो ऐसा नहीं है कि बस टीटीपी में ऊपर कोई जनरल साहब हैं, वो नीचे फोन कर देते हैं और सिग्नल कोड से मैसेज चला जाता है। सबसे जो गली में लड़का है, छोकरा है जो AK-47 लेके घूम रहा है या रॉकेट प्रोपेल्ड RPG लेके कंधे पे घूम रहा है कि भाई सीज फायर हो गया। गुरिल्ला संगठन में कमांड एंड कंट्रोल हमेशा थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है, थोड़ा ढीला होता है, समय लगता है। हाईएस्ट दोहा से वो खबर जब तक एक छोटा सा बच्चा 14 साल का 18 साल का जो लड़का है जो कि हाथ में एक IED लेकर पाकिस्तान के टैंक की तरफ बढ़ रहा है, उसको खबर मिलने में समय लगता है। कमांड एंड कंट्रोल ऐसा ही होता है गुरिल्ला संगठन में। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है भारत में। तो इनको करना क्या चाहिए, मैं उनको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आर्मी को अपने जो लोग हैं उनके फायर को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, पाकिस्तान के रेंजर्स भी बहुत प्रोफेशनल हैं,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीटीपी छोटा सा कुछ सीज फायर का वॉयलेशन कर दे और जवाब में पाकिस्तान के रेंजर और आर्मी भयंकर हमला कर दे या एयर अटैक लॉन्च कर दे। पाकिस्तान को अपने जो मिडिल लेवल ऑफिसर्स हैं उनको बोलना पड़ेगा कि आप फायर तभी खोलिए अगर टीटीपी से मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एक डिसिप्लिन्ड आर्मी किस तरह से मैं लड़ती है, हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही हैं, मैं बताता हूं। जब गोरिल्ला फायर करती है एक डिसिप्लिन्ड आर्मी पे तो डिसिप्लिन्ड आर्मी काउंटर फायर बदले के लिए नहीं करती है, ये समझना पड़ेगा। अगर कोई भी दुनिया में प्रोफेशनल आर्मी है वो आतंकवादी के ऊपर या गुरिल्ला के ऊपर बदला लेने के लिए हमला नहीं करती है। तो ये हमला कब करती है? बहुत सोच समझ के डेलिबरेटली पहले ये सोचा जाता है कि ठीक है गुरिल्ला ने फायर किया है, ठीक है हमारे ओन साइड में एक दो कैजुअलिटी हुई है, लेकिन क्या हमें फायर खोलना चाहिए? एक प्रोफेशनल आर्मी में फायर डिसिप्लिन होता है, फायर नहीं खोला जाता। तो सर क्योंकि फायर आपने खोल दी बदला लेने के लिए, फिर तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना। प्रोफेशनल लड़ाके किसे माना जाए, वो जो पाकिस्तान की सेना है या फिर पाकिस्तान की सेना ने जिन लड़ाकों को ट्रेन किया? नैना जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सेना को हम मान के चल सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड लाइन पर काम कर रहे हैं। यानी जनरल साहब जो डिसीजन लेते हैं वो अगले 1 घंटे के अंदर ही कोर हेडक्वार्टर, डिव हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और बटालियन कमांडर तक पहुंच जाते हैं। और बटालियन कमांडर्स को मालूम है कि उनको अपने जो जवान हैं, जेसीओ साहिबान हैं, उस पर किस तरह से कंट्रोल रखनी है कि टिट का जवाब टैट से ना दिया जाए। जब भी काउंटर इंसर्जेंसी होती है उसमें बहुत ही एक नपा तुला फायर खोला जाता है और फायर खोलने के पहले यह देखा जाता है कि अगर आर्मी ने फायर खोल दिया टेररिस्ट के साथ, टीटीपी के साथ, तो क्या उससे अब तक जो बात बनी है वो बिगड़ जाएगी? तो अगर कमांडर को लगता है कि फायर खोलने से मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो आमतौर पे मैच्योर कमांडर ये डिसीजन लेता है कि हम फायर नहीं खोलेंगे। तो अलग ही नजर आती है ना, टीएलपी, टीटीपी लगातार पाकिस्तान की आवाम का समर्थन एक तरह से हासिल हो रहा है, ऐसे बड़े दावे हो रहे हैं। और हमने देखा पाकिस्तान के इंटरनल वे में भी एक बड़ी तस्वीर जो है वो इसी रूप में एक कियोस के साथ में नजर आती है। महमद जी का मैं रुख करना चाह रही हूँ। महमद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो खासतौर से एक्सटर्नल बॉर्डर की तरफ हम जो भी बात करें, लेकिन इंटरनल के तौर पर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फिलहाल पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तान में नजर आते हैं। बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में पहले ही हम लगातार एक अलग कियोस देख रहे थे। अब रिसेंटली कई ऐसी घटनाएं हुई हैं टीटीपी, टीएलपी की तरफ से। आपको लग रहा है कि ये अपने आप में आने वाले वक्त की एक गंभीर स्थिति दर्शाती है और ये चैलेंजिंग है, गंभीर स्थिति हो या ना हो लेकिन चैलेंजिंग है पाकिस्तान की सरकार और यहाँ की सेना के लिए? ये सही बात है, पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम भी है लेकिन पाकिस्तान पहले से भी इसी किस्म के मुश्किलात पर खतरा था। वो किसी भी मुल्क में भी हो सकता, तुर्की में भी था और इंडिया में भी था। और ये इसी टीटीपी के केस में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी सॉरी हमारा दोस्त मुल्क है और अपने आप के मुश्किलात को हल करना चाहिए उनको। और पाकिस्तानी भाइयों को और अफगानी भाइयों को एक दोनों की सोवरेनिटी पर एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये एक दो अलग सोवरेन नेशन है और आपस में कुछ मुश्किलात हो सकता, लेकिन इसी मुश्किलात को सहूलत से उसको ख़त्म करना चाहिए। इधर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ है और दोहा में एक उनके राउंड हो गया और अभी तुर्की में भी एक होने वाला है। इससे यह पता चलता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्किलात कम हो जाएगा। और मेरा ख्याल ये भी है कि टीटीपी के शायद असर और नफूज थोड़ा हो जाएगा। वजह यह है कि पाकिस्तान की एक तरफ से दबाव है और तुर्की और कतर की भी अफगानिस्तान पर दबाव होगा कि किसी डेस्टेबलाइजेशन के एलिमेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं देना। इसीलिए मैं आइंदे में ये दिखता हूँ कि शायद टीटीपी वाला
अफगानिस्तान से चले जाए, पाकिस्तान के अंदर आ जाए और उसके काबू के लिए कोशिश रहे। और जैसा आपकी जो सर, लेकिन एक में जो ड्रोन लाइन है उसके बारे में भी प्लीज जरा समझाइएगा। आखिर अफगान की जनता, अफगान की सेना, अफगान की सरकारें इस ड्रोन लाइन और पाकिस्तान के बीच में हो रहे इस कियोस्क को कैसे देखते हैं? जब सब कुछ अगर ठीक है तो फिर मेन इशू कहां पर नजर आता है? मेन इशू जैसा आप ने फरमाया ड्रोन लाइन है। अगर ड्रोन लाइन की मुश्किल जब तक हल न हो जाए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्किलात हल नहीं हो सकता। जैसा कि हम पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट थे 14 अगस्त 1947 से अब तक दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात इसी बॉर्डर की वजह से, अफगानी लोग तो नहीं कहता ये बॉर्डर, ये कहता ड्रोन लाइन, वो ये हमारा ऊपर ब्रिटिश राज के तरफ से हमारा साइन करवा दिया गया। उनकी कबूल इसमें नहीं, लेकिन बात इधर है कि इंग्लिश के ज़माने में अफगान जो लीडर्स हैं इनको कबूल किया, लेकिन जब पाकिस्तान एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद अफगानिस्तान के वो अपोजिशन शुरू हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कोर इशू जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो ड्रोन लाइन है, और अभी जो होने वाला जो नेगोशिएशंस है उसमें भी यही मुश्किल को सामने लाकर इसको हल करना चाहिए। जब तक यही मुश्किल हल न हो जाए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्किल खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसी बात का जवाब मैं सज्जाद बुखारी से लेना चाह रही हूँ। सज्जाद, देखिए एक बहुत अहम जो बात हो जाती है मेहमत जी की तरफ से भी, खासतौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो ड्रोन लाइन है उस पर हमेशा से एक बड़ी चर्चा होती रही। पाकिस्तान हमेशा उसमें फेंसिंग लगाता है, अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो उसे मानते नहीं हैं, उसे कई बार डैमेज करते हैं, लेकिन यही एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनता हुआ नजर आता है। इसका कोई टिपिकल समाधान, फाइनल समाधान होता हुआ नजर आता है क्या? नैना जी, ड्यूरेंट लाइन जो है उस पर बात करने से पहले ड्यूरेंट लाइन जो है उसके बारे में जानकारी, उसकी मालूमात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नैना जी, आज आप बहुत डरी हुई है। मैं JF-17 थंडर नहीं हूं और ना ही आप राफेल तैयार है। आज सुन ले मेरी बात, मुझे पता है आज आप बहुत घबराई हुई हैं, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं ज्यादा क्लास लूंगा। मुझे टीटीपी कमांडर कासिम ने जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धमकी दी है ना, तो मैं डरी हुई हूँ कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क में पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं एक्चुअली इसी बात को लेकर डरी हुई हूँ कि पाकिस्तान के सैनिकों को लेकर वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई सैनिकों को मत भेजो, अधिकारियों को भेजो, आखिर क्यों उनके पीछे उनको छुपा कर रखे हुए हैं। यस, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के साथ में जो लगातार आपने एक तनाव क्रिएट करने की कोशिश की है ना सज्जाद, और पाकिस्तान ने जिस तालिबान को इंडिया के अगेंस्ट के लिए तैयार किया था वही आपके लिए मुसीबत बन गया। यस, मैं डरी हुई हूँ। बताइए। चलें ठीक है, मैं आपका सारा सवाल मुझे वन लाइनर सवाल बता दें। ये जो आपका तज्जिया नुमा सवाल होता है मुझे खुद नहीं, ये सवाल है ही पता होगा आपने क्या सवाल ही नहीं। आपने कहा डरी हुई हूं तो मैंने बस उसका कहा कि हाँ मैं वाकई में डरी हूं। मुझे लगता है कि पता नहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान कहीं गायब ना हो जाए, मैं वाकई में डरी हुई हूँ। बताइए। नैना देखिए, आप डरी हुई हैं, आपने इसका खुद ही अमली मुजाहरा पेश कर दिया। आपने इतना लंबा लेक्चर दिया, इतना लंबा भाषण दिया आपने पूरी कोशिश की अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन कबूतर भले अपनी आंखें बंद कर ले लेकिन बिल्ली से नहीं बच सकता। आतंकी घटनाएं आपके यहाँ पर हो रही हैं जैसा आप कहते हैं, आपकी पाकिस्तान की सेना के अगेंस्ट आपके घर में नाराजगी है। यहाँ पर सेना की सोच वर्सेस आवाम की लड़ाई नजर आती है, और डरी हुई मैं हूँ जो इंडिया में बैठी हुई हूँ आपके साथ में चर्चा कर रही हूँ। नैना जी, आप प्लीज थोड़ी सी बात सुन लेना। आज थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें, आज बात सुनिए। मैं पता है आपको हमेशा आपके शो में अपेयर खुशी से आता हूँ, और ये शामी साहब भी जानते हैं। इन्होंने आपसे काजिम का पूछा था, मैं भी हैरान हो गई। ये तालिबान में पहली दफा मैंने काजिम का नाम सुना है। ये जिन्होंने आपको उनकी तफसील बताई उनको बोले उनके वालिद साहब का नाम भी इनको पता होगा, उनकी हिस्ट्री भी होगी। अरे 10 करोड़ का इनाम आपकी सरकार की तरफ से रखा गया है, कैसी बात कर रहे हैं? आप तो अपडेटेड रहते हैं हर चीज में। मुझे कोई मुस्तनद रिपोर्ट बताएं, कहाँ लिखे है? BBC में, अल जजीरा में, या वो आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया में जो झूठा इंडिया
खबरें सारे दिन जारी करते हैं, ऐसी हवाई फायरिंग में लगे हुए हैं। अरे आप जरा सर्च कीजिए, आपके यहाँ तो खबर सबसे पहले आती होगी ना, या आपके चैनल पे भी ऐसी खबरें चलाने पर पाबंदियां हैं? ये शामी साहब को पता है, मैं अपडेट रहता हूँ। हाँ। ये शामी साहब को पता है, मैं टॉक शोज करता हूँ, मैं अपडेट रहता हूँ, मुझे हर चीज के बारे में पता है। पता नहीं पहले आप लोग वो एक नाम लेकर आए गए थे अजमल खान, तो पता नहीं, जबकि वो हमारी किसी डिक्शनरी में नाम नहीं आते। कहां से आप लोग ये नाम ढूंढते हैं? देखिए मेरी बात सुने, ड्यूरेंट लाइन जो है उससे पाकिस्तान का कोई सरोकार नहीं है। ये 1893 में अमीर अब्दुल रहमान ड्यूरेंट के दरमियान एक मुआहदा हुआ था और एक काबुल कन्वेंशन हुआ था और ट्वाइस हुआ था। इससे हमारा क्या लेना देना है? हम तो अपनी फेंसिंग करेंगे, पूरी दुनिया अपनी सरहदों पे बाढ़ लगाती है, हमने भी फेंसिंग की है। दहशतगर्द चाहे टीटीपी हो, पीपी हो, टीसी हो, जो भी हो, आप उसको जो नाम भी दें, चाहे वो रा हो, चाहे वो आपकी प्रॉक्सीज होगी, उनकी ठुकाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे ठुकाई करेंगे जैसे 10 मई की रात को आप लोगों की ठुकाई की थी। दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, जो भारत की आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ना, उनके हेड तक जाकर उनकी ठुकाई कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और संजीत सिरोही जी, मुझे लगता है कि डुरून लाइन की बात होगी तो डुरून लाइन पे तो नाराज हो गए। देखिए, मैं डुरून लाइन की बात मैंने आपसे पता है सज्जाद, आज अगर आप इस पूरी सुनिए, आज अगर इस डिबेट के आप शुरुआत के हिस्से को भी देखेंगे ना, मैंने आपसे सवाल कुछ किया, आप जवाब कुछ और देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको एंटी इंडिया सिंड्रोम वाली बीमारी हो गई भाई साहब। सवाल का खुद पता नहीं है। अरे भाई साहब, मैंने आपसे डुरून लाइन का पूछा, मैंने आपसे पूछा कि क्या ये एक बेसिक रीजन है क्या लड़ाई का, और क्या इसका कोई समाधान नजर आता है? आप कहाँ की कहाँ लेकर चले गए बातचीत? आपने सुन लिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या है? डुरून लाइन कुछ नहीं है ना, अफगानिस्तान उसे मानता नहीं नहीं है। जो ड्यूरेंट लाइन बनी हुई है उससे इस तरफ जो भी आएगा उसकी ठुकाई होगी। मैंने आपको जवाब दे दिया। देखिए, मैं बताऊं, हिंदुस्तान को मरवाने में एक तो ये आपके तज्जियाकारों का, दूसरा गोदी मीडिया का हाथ है। यकीन जाने जितनी ठुकाई होती है उसके पीछे आपकी ये नजूमियों का हाथ है। अरे बाबा, नजूमियों की तरफ प्रेडिक्शन होती रहती है। सज्जाद, अपना मामले, आपको क्या मरोड़ पड़ेगा? सज्जाद, ये जो कुछ वर्ड्स आप लोगों ने जो पकड़ के रखे हैं ना, मैं इसी, दरअसल मुझे लगता है कि इसी से ही रोजी रोटी चल रही है संजीत सिरोही जी। एक तो अब ये कहा जाए कि खासतौर से पाकिस्तान की सरकार जो है वो चलती ही इसी बात को लेकर है, इंडिया के नाम पर, जम्मू कश्मीर के नाम पर, और वहां पर भी हर चीज जो है भारत 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 के नाम पर है। वहां पे अगर तेल महंगा हो गया तो भारत की गलती, टमाटर 700 रुपए किलो बिक रहा है तो भारत की गलती, बारिश ज्यादा हो गई तो भारत की गलती, पानी बंद हो गया तो भारत की गलती। सिरोही जी, मैं बात कर रही हूँ डुरून लाइन की। इनको पता नहीं कौन सी बीमारी एक लगाकर बैठे हैं, एंटी इंडिया सिंड्रोम वाली, नैना जी। और शायद यही एक रीजन है कि ये गुमराह करते रहते हैं। सर सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। यही एक रीजन है कि पाकिस्तान की जो जनता को गुमराह करती है सरकार, और सरकार को उसकी गर्दन को कंट्रोल में करके रखती है पाकिस्तान की सेना, और इसीलिए हो रहा है बेड़ा गर्क। बिल्कुल नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको जो है शुरू से ही, बचपन से ये सिखाया जाता है, एंटी इंडिया एक कैंपेन चलाती है, और वो एंटी इंडिया कैंपेन जो इनकी फौज चलाती है, और वो हर चीज के लिए, जो भी जैसा आपने बताया, हर चीज के लिए भारत को जिम्मेवार ठहराती है। और हर चीज में आप देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा है, टीटीपी और पाकिस्तान का झगड़ा है, उसमें भारत को बीच में ले आते हैं। भारत का कोई रोल नहीं है। दो पैनलिस्ट भारत से बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा झगड़ा टीटीपी से है, तुम उनके साथ शांति से बात करो। हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम होती है, हम भी शांति से बात करते, तुम भी शांति से बात करो, शांति से ही हल निकलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि जी हमारे यहाँ तो जो भी आएगा हम तो उड़ा देंगे, हम तो गोलियां मार देंगे, हम तो ये कर देंगे, अगर आप ये कर पाते तो अब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। आज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम। नंबर 1। नंबर 2, जो ये बुखारी साहब बार बार कह रहे हैं मैं तो अपडेट रहता हूं, तो शायद इनको अपडेट इस चीज का भी रहना चाहिए कि 1970 में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगाया था, तो 9-10 महीने इन्होंने सिर्फ लोगों को मारा, ठुकाई करी, बलात्कार करा, सब कुछ करा इन्होंने। उसके बावजूद भी ये ईस्ट पाकिस्तान को अपने पास नहीं रख पाए थे। और उस लड़ाई में बुखारी साहब को पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान आर्मी की थी, अब तक मैं बड़ी शांति से बात कर रहा था, बड़े समझौते के हिसाब से बता रहा था, अब मैं इनको उस लैंग्वेज में बताऊंगा जिस लैंग्वेज में इनको समझ में आ जाएगा। 1971 में 93,000 आदमी जिनकी ये डींग मारते हैं पाकिस्तानी के लिए, हमारी फौज तो बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, नंबर 1 आर्मी है, वो 93,000 आदमियों ने हथियार डाल दिए थे।
तो ये जो है ना, बार बार एंटी इंडिया अगर आप लेके आएंगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अभी लाहौर में, मुरीद के में कितने लोगों को आपने गोलियां मार दी, पीओजेके में कितने लोगों को गोलियां मार दी, बलूचिस्तान में रोजाना बलूची आपको आगे आपकी फौज को ठोकते हैं, पुलिस वहां पे घुस नहीं सकती। जिस काजमी की ये बात कर रहे हैं, हमने तो काजमी को सुना नहीं है। काजमी, इसी काजमी ने आपके लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर को 8 अक्टूबर को बाकी 9 आदमियों के साथ इसी काजमी ने मारा था। तो आप कह रहे हैं हमें नहीं पता। आंख बंद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। कबूतर मत बनिए, बिल्ली को देखने की कोशिश करिए, नहीं तो बिल्ली आएगी आपको खा जाएगी। इसलिए ये जो चीजें ना, एंटी इंडिया हिट कैंपेन मत चलाइए। इससे ना आपका फायदा है ना भारत का फायदा है। 70 साल हो गए, 80 साल हो गए लड़ते हुए, आगे भी 80 साल लड़ते रहेंगे। ना आपको कुछ मिलेगा ना हमको कुछ मिलेगा। जो बात शांति से हो सकती है उसको शांति से कोशिश करो। ये मार देंगे, तोड़ देंगे, कर देंगे, ये आपने अफगानिस्तान के साथ किया था। अफगानिस्तान ने क्या किया, आपके फौजियों की जो पतलूनें लटका दी थी, उनकी बंदूकें लटका दी थी। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है 1990 के दशक में तालिबान को आईएसआई ने एक तरह से ट्रेनिंग दी। मैं चाहूंगी आपकी बात पे कुछ इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर मोहम्मद शमी, मैं उनका रुख करती हूँ। सिरोही जी का भी ऑडियो आप रखिएगा। जी शमी जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। बहुत कुछ कहना है जी, इतने लोगों के बाद आपने मुझे तो लेते नहीं अब आपने दोबारा। तो वो मैंने कहा इतने लोगों का इतना बातें हो गई, अब मुझे समझ नहीं आ रही किस किस का बात का जवाब दूं। पहली बात तो ये है, ये जो अभी बता रहे हैं ना कि जी हम आपके पास ये खबरें हैं कि वो बंदा कौन है और उसने किस लेफ्टिनेंट कर्नल को किया, ये आपको मालूम होगा टीटीपी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है, बीएलए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है। और उन दोनों की सारी खबरें आपके पास सबसे पहले होती है, पूरी दुनिया में किसी मीडिया के पास नहीं होती। इसका आपका उसके साथ जो नेक्सस है, अब सुन ले बात, सुन ले, आपका और आपका हिंदुस्तान का और इन दहशतगर्द तंजीमों का जो नेक्सस है ना, वो आपके अपने तजियाकार खुद बता रहे हैं यहाँ पर, टेलीविजन के ऊपर बता रहे हैं कि ये हमारे पास खबरें मौजूद हैं। इकबाल शमी, आखिर तालिबान को ट्रेन किसने किया था? तो ये सारी की सारी चीजें शो कर रही हैं। इकबाल शमी जरा ये बताओ मुझे, हुमायूं इकबाल शमी जरा ये बताओ मुझे कि आखिर तालिबान को 1990 के दशक में जंग और मदद किसने की थी? अरे भैया मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आखिर मदद किसने की थी? मेरी बात सुन लेना, मेरी बात मैंने इनका जवाब देना सबका ना। ये इतने आपने तजियाकार बैठा रखे हैं, अक्लमंद लोग बैठा रखे हैं, तो इनका जवाब भी तो मैं दे दूं ना। अक्लमंद है ना वो, उनका जवाब आप कैसे दे पाएंगे? आप अपने तजिया देने के बजाय इनका खुद कर लिया करें। तजिया निगार को क्यों जहमत देते हैं, क्यों बुलाते हैं इनको, जब इनके पास का जवाब ही हमने नहीं लेना, वो तजिया का जवाब आपने देना है। अब सुन ले बात को। बात ये है कि ये मैं चाहूंगी सिरोही जी और देवनाथ जी का भी ना ऑडियो अप करके रखिएगा जवाब, क्योंकि इनको यही देंगे। मैंने आप खुद मान रहे हैं कि आपका नेक्सस है इनके साथ, एक चीज। दूसरी बात है, अभी ये दूसरी बात ये कही जाती है कि जी तालिबान टीटीपी जो है हम उनसे निगोशिएट करें। पाकिस्तान कभी भी हम टीटीपी से का निगोशिएट नहीं करेगा। अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं वो ये हैं कि वो 2 ग्रुप थे, हाफिज गुल बहादुर जो है उसको 17-18 को मार दिया पाकिस्तान ने, वो सबसे बड़ा ग्रुप था जो सबसे ज्यादा दहशत, उसको मार दिया। ये लेटेस्ट खबर आई है। और वो जो नूर वली मोहम्मद है वो जख्मी है, और जख्मी होने के बाद वो छुपा हुआ है, वो इतना छुपा हुआ है, डरा है कि वो पता नहीं किस घर के अंदर है, उसको पता है कि दोबारा मार देंगे उसको। ये तो सूरत हाल है, तो वो तो खत्म हो चुके हैं, अब तो हेडलेस हो चुकी है वो। और अब पाकिस्तान सिर्फ दोहा अकार्ड की वजह से चुप है, और इन सबको खत्म कर देता है। अभी एक साहब जो है, एक और दानिश्वर है आपके पास, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का दोबारा जो आपके पास एक दोहा और कतर की वजह से चुप है, दोहा और कतर की वजह से ही क्या आप अरे सुनो तो लो भैया, ये आपका कोई नैरेटिव पेश करने वाला स्थान थोड़ी ना है। इकबाल शमी, पाकिस्तान की जनता नहीं सुन रही जहां पर आप लोग झूठा नैरेटिव पेश करेंगे और सुनाते रहेंगे। अरे आपका गुस्सा अपने पास में रखो, और आपका गुस्सा किस रूप में होता है वो पूरी दुनिया देख चुकी है, फटी हुई चप्पल लोग देख चुके हैं। जी इन दानिश्वरों का जवाब तो मुझे देने देना। ये टाइयां पहना के आपने बैठाए हुए इनको। अरे भैया आप इस यूनिफॉर्म को नहीं समझते होंगे ना, आपको क्या पता होगा, आपके पास तो फटी हुई चप्पल है। जी हिंदुस्तान को फर्क कर दिया। देवनाथ जी 90,000 की जो बात की जाती है ना, सुन ले, दरमियान में ना वही जो 90,000 की जो बात की जाती है, 93,000 फौजी नहीं थे, 30,000 फौजी थे, बाकी सारा सिविलियन स्टाफ था वहां पर। पहली बात, जनरल मानिक शाह का इंटरव्यू मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। वो ये कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं था, हमारे पाकिस्तान का एक फौजी था तो हमारे 50 फौजी हमारे वहां पर मौजूद थे उसके मुकाबले में। उसने कहा कोई कंपैरिजन था ही नहीं हमारा वहां पे,
और ये तो जो पाकिस्तान 1 साल तक वहां लड़ता रहा, इकबाल शमी सुनो ना, इंडिया का तो वैसे भी कोई पाकिस्तान के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है। इकबाल शमी, पाकिस्तान और इंडिया का तो वैसे भी कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। अरे इकबाल शमी मेरी बात सुनो। जी जी सर। इकबाल शमी जी को एक ही चीज बताना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 1971 में क्या हुआ उसको याद नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आज जो तकलीफें हो रही हैं, मुश्किलात हो रही हैं, उसका क्या सलूशन है। तो इकबाल शामी जी अगर सही अंदाज में बात करने के लिए तैयार हैं तो मैं 2-3 चीज अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं। सर थोड़ा जल्दी, बस हम वाइंड अप करेंगे जी। यस सर, प्लीज डू फास्ट। इकबाल शामी जी, मेरे पाकिस्तानी दोस्त, देखो दुनिया में जहां पे भी बाउंड्री को लेकर दिक्कतें आती हैं, एक ही तरीका है कि जबरदस्ती बाउंड्री थोपी नहीं जाती है किसी के ऊपर, हमेशा बातचीत की जाती है। क्या डूरंड लाइन एक सैक्रोसेंट लाइन है? आप देखें मुगलों के समय से ही मुगल अंपायर जो थे, काबुल उनके हाथ में था, कंधार उनके हाथ में था। जब अंग्रेज लोग आए तो फर्स्ट अफगान वॉर हुआ 1820-1830 में, और फिर सेकेंड अफगान वॉर हुआ मुगलों के अंग्रेजों के बीच में और अफगान जो शासक हुआ थे उनके बीच में 1870-1880 में। तो ये डूरंड लाइन क्यों बनाया गया है, इसके बारे में इकबाल शमी जी को शायद मेरे से ज्यादा मालूम होगा। नहीं पता होगा सर। यही तो एक बड़ी रीजन है, यही एक बड़ा रीजन है कि जब हम उसके समाधान की बात करते हैं तो उसमें भी इनको इंडिया का ही एक तरह से रोल नजर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पाकिस्तान अस्तित्व में भी नहीं आया था, डूरंड लाइन तब पहले से, उसके पहले बनकर तैयार हो चुकी थी। पाकिस्तान जब पैदा भी नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था, और उसको लेकर ये बातचीत की जाती है। वेल, कुल मिलाकर सर ये, क्योंकि अब चर्चा को मुझे यहीं पे एंड करना होगा, आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर बार बार यही बात होती है कि आतंक का मददगार पाकिस्तान अब खुद ही आतंक का ये कहा जाए कि निशाना बनता नजर आता है। और वही बात है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आखिर दूसरे फल पाकिस्तान को कहां से मिलने वाले हैं। फिलहाल इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।